नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम। आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल। शुरुआत उत्तराखंड प्राइम की बड़ी खबर से करेंगे। लॉकडाउन 4.0 से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा अपडेट आपको देते हैं। लॉकडाउन के चौथे चरण का आगाज हो गया, शुरुआत हो गई और उससे जुड़ा बड़ा अपडेट। हल्द्वानी लालकुआं स्पेशल ट्रेन पहुंची है और 1600 लोगों को लेकर यह ट्रेन आई है। तो 1600 लोग पहुंचे हैं इस ट्रेन से। यह स्पेशल ट्रेन श्रमिक एक्सप्रेस हल्द्वानी लालकुआं पहुंची है और सूरत से प्रवासियों को लेकर, गुजरात के सूरत से प्रवासियों को लेकर यह ट्रेन आई है। 1600 यात्री इसमें सवार जो पहुंचे हैं उत्तराखंड के प्रवासी, ये श्रमिक वापस उत्तराखंड लौटे हैं और ये अलग अलग जिलों के रहने वाले हैं और अलग अलग जिलों में इनको जांच के बाद भेज भी दिया जाएगा। तो ये श्रमिक एक्सप्रेस पहुंची है। अंकित हमारे संवाददाता इस खबर पर आपको और ज्यादा अपडेट्स देंगे। अंकित बताइए, अभी वहां पर क्या कुछ चल रहा है? सभी लोग क्या उतर कर इस वक्त कहां पर हैं वो? देखिए राजीव, बात करें जिस तरह से उत्तराखंड के जो लोग अन्य राज्यों में फंसे हैं उनको प्रदेश में लाने का कार्य लगातार जारी है। और बात करें कल जिस तरह से अहमदाबाद से एक ट्रेन आई थी और आज दूसरी ट्रेन लालकुआं में पहुंची है सूरत से करीबन 1600 प्रवासियों को लेकर, और सभी प्रवासी खुश नजर आ रहे हैं। प्रशासन की बात करें, प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। फिलहाल इन यात्रियों को इस ट्रेन के माध्यम से अभी उतारा जा रहा है और सभी लोगों को मेडिकल चेकअप करके इनको इनके जनपदों में भेजा जाएगा। राजीव जी, अंकित आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो प्रवासी श्रमिक उतारे जा रहे हैं अभी और उसके बाद जांच इनकी की जाएगी और जांच करने के बाद इनको उत्तराखंड रोडवेज की बसों के जरिए इनको इनके जिलों तक भेज दिया जाएगा। तो हल्द्वानी में ये श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन पहुंचे। तो रोजाना हजारों की संख्या में अब उत्तराखंडी प्रवासी वापस लौट रहे हैं। लॉकडाउन 4 का आज पहला दिन है और इस पर देहरादून में स्थिति का जायजा लिया है हमारे संवाददाता रवि कैंतुरा ने। लॉकडाउन 4.0 का आज पहला दिन है। अभी फिलहाल जो व्यवस्थाएं हैं वो यथावत हैं, क्योंकि 4 बजे तक ही यहाँ पर अभी छूट दी गई थी लॉकडाउन 3 में। और आप देखेंगे कि जो यातायात है वो बल्कि अगर हम आज देखें सड़कों पर तो वो ज़्यादा है, क्योंकि अभी तक केंद्र की गाइडलाइंस के बाद राज्य किस तरीके से आगे इस पर निर्णय लेगा ये स्थिति अभी साफ नहीं हो पाई है। ऐसे में जहाँ एक और प्रवासियों के लौटने का सिलसिला जारी है, तो कई ज़िलों में जहाँ कोरोना पेशेंट नहीं भी थे वहाँ भी कोरोना पेशेंट आने लगे हैं। और इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो कई ज़िलों में कोरोना पेशेंट की तादाद जो है एकदम से बढ़ी है। ऐसे में अब राज्य सरकार के पास 2 खास नई चीज़ें हैं। एक तो केंद्र की गाइडलाइंस के बाद वो जो जोन हैं वो अपने हिसाब से जो है डिसाइड कर पाएंगे, और इसके साथ ही जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उस पर भी राज्य सरकार फैसला ले सकती है। देखने वाली बात होगी कि ख़ास तौर पर देहरादून में अभी राज्य के सबसे ज़्यादा कोरोना पेशेंट हैं। ऐसे में ऑरेंज ज़िले देहरादून को किस जोन में रखा जाएगा, इस पर क्या निर्णय होगा, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि देहरादून से ही अधिकतर पूरे राज्य की हम बात करें तो सब कुछ संचालित होता है। अपने सहयोगी क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ रवि कैंतुरा, एबीपी गंगा, देहरादून। और हमारे साथ इस वक्त देहरादून से शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक जी जुड़ गए हैं। मदन कौशिक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। जी 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 राजीव जी, नमस्कार सर। सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाह रहे हैं कि लॉकडाउन 4.0 चौथे चरण कैसे अब प्रदेश में आगे बढ़ेगा, किस किस तरह की रियायतें लोगों को मिलेंगी? देखिए राजीव जी, उत्तराखंड राज्य में चूंकि केवल हरिद्वार जिला ऐसा था जो रेड जोन में था, बाकी हमारे सारे जिले 2 ऑरेंज में थे, बाकी ग्रीन जोन में थे। इस कारण से हमारे राज्य में पहले से जो हमारी औद्योगिक गतिविधियां वो शुरू हो गई थी। हमारे राज्य में जो हमारे कंस्ट्रक्शन के काम थे वो शुरू हो गए थे। हमारे राज्य में रेलवे के काम, हमारे राज्य में एनएचआई के काम, हमारे राज्य में जो पीडब्ल्यूडी के काम और एग्रीकल्चर की सभी गतिविधियां विधिवत रूप से जारी हो गई हैं। जहां तक 12 जिलों का सवाल है, हरिद्वार को छोड़ते तो इन 12 जिलों में हमने पूरी तरीके से जो मार्केट है हमारा 4 बजे तक हमने खोला हुआ है। अब केवल जो लॉकडाउन 4 जिसकी आज प्रारंभ हुआ है, इसमें राज्य सरकार को जो अधिकार दिए गए हैं, सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है कि आप जो जोन का डिसाइड है, भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय से विचार विमर्श करने के बाद कुछ उन्होंने बिंदु दिया, उन बिंदु पर बातचीत करते हुए आप उसको डिसाइड करेंगे।
तो निश्चित रूप से इसमें मुझे नहीं लगता उत्तराखंड राज्य में अब कोई भी रेड जोन रह पाएगा। हरिद्वार भी जो रेड जोन घोषित किया था उसमें कोई कोरोना पॉजिटिव नहीं है। पिछले 1 महीने से कोई नया केस नहीं आया हरिद्वार में। तो इस कारण से मुझे लगता है कि अब उत्तराखंड राज्य में रेड जोन की बजाय ऑरेंज और ग्रीन जोन के रूप में हम पूरे राज्य को देखेंगे, और ग्रीन और ऑरेंज जोन में सभी प्रकार की गतिविधियां इसमें संचालित हैं। लेकिन मदन कौशिक जी, मैं एक चीज आपसे जानना चाहूंगा कि जो जोन अब आप लोग डिसाइड करेंगे, पहले तो केंद्र कर रहा था लेकिन अब आप लोग करेंगे, तो किस पैमाने पर आप लोग उसको देखेंगे? क्या कोरोना के केसेस के हिसाब से देखेंगे या दूसरा कोई आप लोगों का पैमाना है? क्योंकि केसेस तो लगातार आ रहे हैं, जैसे जैसे प्रवासी उत्तराखंडियों को आप ला रहे हैं केसेस बढ़ रहे हैं। देखिए, ये भारत सरकार ने केवल डिसाइड करने को राज्य को कहा, लेकिन उसमें भी गाइडलाइन है। 5 या 6 बिंदु हैं जिन बिंदुओं पर हमें देख रहे हैं टेस्टिंग कितनी हो रही है, कोरोना के केस कितने दिनों में आ रहे हैं, डबलिंग का रेट क्या है, और जो टेस्टिंग है उसके विपरीत कितने कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं। ये कुछ बिंदु हैं, उसमें कोई हॉटस्पॉट तो नहीं है, कोई कंटेनमेंट जोन तो नहीं है, कोई अन्य प्रकार का कोई दिक्कत तो नहीं है। ये सारे बिंदु जो भारत सरकार ने दिए हैं, इन बिंदुओं पर राज्य डिसाइड करेगा, भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय से बात करेगा, तब वो इन जोन को अपने हिसाब से घोषित कर पाएगा। लेकिन हमारे राज्य में इन सब चीज़ों को अगर हम देखते हैं, चाहे वो दुगने होने की दिन की बात हो, चाहे वो टेस्टिंग की बात हो, चाहे वो डबलिंग की बात हो, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम देश के एवरेज से काफ़ी अच्छी स्थिति में हैं। ये जरूर है कि अभी पिछले दिनों जो प्रवासी उत्तराखंड के हमारे भाई बहन आए, उनके कारण थोड़ी संख्या हमारे यहाँ बढ़ी है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा इस चुनौती है। लेकिन चिंतित हम नहीं है, अभी हमें बहुत ज़्यादा चिंतित इस रूप में नहीं है, लेकिन चुनौती है जो हम स्वीकार कर रहे हैं। चुनौती है और बड़ी एकदम मैं आपसे जानना चाहूंगा, एक और विशेषाधिकार आप लोगों के साथ हम इस काम को करें। जी, एक और विशेषाधिकार आप लोगों के पास है कि इंटर स्टेट और इंटरनल आप लोग ट्रांसपोर्टेशन शुरू कर सकते हैं। तो क्या उत्तराखंड से दूसरे राज्यों के लिए बसें अब चल सकेंगे? क्या आप लोग सहमति बनवा रहे हैं? क्या दूसरी राज्य सरकारों से इस संबंध में बातचीत कर रहे हैं, या राज्य के भीतर जो ग्रीन जोन है वहां बसें चल पाएंगी? हाँ, निश्चित रूप से जो हमारे ग्रीन जोन है उनमें हम बसें चलाने के बारे में विचार कर रहे हैं। जहाँ तक सवाल है हमारे एक राज्य से दूसरे राज्य में, वहाँ राज्यों पर बातचीत हम लोग करेंगे। उन राज्यों से हमारे यहाँ आने वाले लोग कौन हैं, क्या आने वाले समय में यदि हमें और छूट मिलती है, जैसा उदाहरण के तौर पर हमारे यहाँ आप तो जानते हैं, राजीव जी खुद यहीं से हैं, तो हमारे 4 धाम हैं और हमारी जो धार्मिक हरिद्वार है, ऋषिकेश है, जागेश्वर है, यदि वहाँ हमें कुछ संख्या में अनुमति मिल जाती है आने वाले समय में, तो तब हम उन राज्यों से एक सीमित संख्या में ऐसे धार्मिक लोगों को जो धार्मिक स्थलों की यात्रा करना चाहते हैं उनको अनुमति देने का भी विचार करेंगे। इसी प्रकार टूरिस्ट की गतिविधियों भी एक निश्चित संख्या में हम विचार करेंगे। लेकिन वर्तमान समय में ये कोई भी छूट भारत सरकार ने नहीं दी है। इसलिए जहाँ तक अदर राज्यों की बात है, जो बातचीत करने के बाद केवल हम अभी प्रवासियों को या हमारे लोग यहाँ से वहाँ वही जा सकते हैं। जहाँ तक सवाल इस चीज़ का कि केवल यात्रियों को लाने ले जाने पर, अभी मुझे नहीं लगता कि इसमें अभी जल्दी हो पाएगा ये। हाँ, ये जरूर है कि ग्रीन जोन में या अपने राज्य के अंतर्गत हम बसों को संचालित करने का काम, इस पर हम विचार कर रहे हैं और जल्दी मुझे उम्मीद है कि इसे हम शुरू कर पाएंगे। जी, मदन कौशिक जी, हरीश रावत लगातार एक्टिव हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत ने भी अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो डाला सोशल मीडिया पर, ये कहते हुए कि आप लोगों ने शराब की दुकानें तो खोल दी, लेकिन आर्मी कैंटीन से आप लोगों को क्या इशू है? आपको पूर्व सैनिकों से क्या इशू है? आप लोग आर्मी कैंटीन क्यों नहीं खोल रहे हैं? नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है। हम लोगों ने जो जैसा आर्मी कैंटीन है, वो कैंटीन खोलने के लिए हमें वहाँ से भी अनुमति की आवश्यकता, ऐसा नहीं है। हम लोग आहिस्ता आहिस्ता जो हमारी इस प्रकार की गतिविधियां हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर की हो, चाहे वो निबंधन कार्यालय की हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन की हो, चाहे वो अन्य प्रकार की, हम सब खोल रहे हैं। लेकिन इन गतिविधियों में एक बार हमें ज़रूर देखना होता है किस जिले में खोलना है। जिलाधिकारी से बात करेंगे, जिलाधिकारी फिर संबंधित बातचीत करके उसको ओके करते हैं। तो इसमें मैं समझता हूँ कि राज्य सरकार बहुत सोच समझकर और तरीके से काम कर रही है। और हरीश रावत जी चूँकि मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उनको इस चीज़ की सारी अच्छी प्रकार से जानकारी है, वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, तो मैं समझता हूँ कि वो इस चीज़ को समझते हुए और निश्चित रूप से ऐसे मुसीबत के समय में, ऐसे चुनौती के समय में वो सरकार को सहयोग देंगे, ऐसी उम्मीद भी है। हेमकुंड साहिब की यात्रा सर शुरू होने वाली थी, क्या वो शुरू हो पाएगी? 1 जून से उसको शुरू होना था, तो क्या उसको शुरू करने का किसी तरह का इरादा है?
नहीं 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 नहीं, अभी किसी भी प्रकार की धार्मिक दर्शन के लिए, दर्शनार्थ के लिए, धार्मिक यात्रा के लिए, राजनीतिक यात्रा के लिए, राजनीतिक गतिविधियों के लिए, सामाजिक कार्यक्रमों के लिए कोई छूट भारत सरकार की गाइडलाइन में नहीं है। इसलिए अभी इसको विचार जब हो पाएगा जब हमें छूट भारत सरकार से मिल पाएगी। सर एक आखिरी सवाल, वो सवाल ये है कि ये शिकायतें आ रही हैं कि जो लैब्स बनाए गए हैं और जो टेस्टिंग के लिए जा रहे हैं वो बड़ी कम संख्या में हो रहे हैं। लैब में जा रहे हैं तो रिपोर्ट्स आने में बहुत वक्त लग रहा है, अभी 1000 के करीब तो अभी इंतज़ार में ही है कि वो उनकी रिपोर्ट्स आनी बाकी हैं। तो सैंपल्स जो जा रहे हैं उनकी रिपोर्ट बहुत देर में आ रही है। नहीं नहीं राजीव जी, ऐसा नहीं है। आप देखेंगे कि हमारे यहाँ अगर 2 दिन बीच में 2-3 दिन हम छोड़ें तो बाकी हमारे यहाँ फुल कैपेसिटी पर रोज़ सैंपल जा रहे हैं। लेकिन ये सही है कि जब सैंपलों की रिपोर्ट आती है तो वो ज़रूरी नहीं है कि जितने हमने आज भेजे उतनी की रिपोर्ट कल हमें प्राप्त हो जाए। हो सकता है कि कुछ को 1-8 दिन लेट भी हो जाते हैं, लेकिन देश की तुलना में हमारे यहाँ जो सैंपलिंग का एवरेज है वो बहुत अच्छा है और हम और तेज़ी के साथ इसको करने का प्रयास करेंगे। भारत सरकार ने हमें 2 अन्य लैब की अनुमति भी संभावना है मिल जाएगी, सैद्धांतिक अनुमति मिल गई थी। एक प्राइवेट लैब भी हमारे यहाँ है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में इसको और तेज़ी के साथ हम लोग बढ़ाएंगे। सर एक और सवाल आपसे ये है कि प्रवासी जो श्रमिक आ रहे हैं वो बहुत खुश हैं, बहुत सारी अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जैसे श्रमिक एक्सप्रेस या बसों या गाड़ियों से वो आ रहे हैं। तो ऐसे में उनके रोजगार के लिए त्रिवेंद्र सरकार ने क्या सोचा है, क्या व्यवस्था है, और खासतौर पर जो पहाड़ों में, क्योंकि मैदानी इलाकों में तो फिर भी इंडस्ट्रीज हैं लेकिन पहाड़ों में नहीं। नहीं, हमारे यहाँ देखो राजू भाई, पूरे जो हम एमएसएमई की बात करते हैं, पूरे राज्य के अंतर्गत जो रजिस्टर्ड संस्था वो हैं इंडस्ट्री छोटी, वो 64-65 हज़ार हैं। जो गैर रजिस्टर्ड है उसकी संख्या यदि जोड़ दे तो 2 लाख है। और इस एमएसएमई में हमने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना करके एक योजना चलाई है जिसमें हम इन लोगों को भी आकर्षित कर रहे हैं कि आप आइए, इसको शुरुआत करिए। 25% की सब्सिडी इसमें राज्य सरकार देगी। जहाँ तक सवाल है, अभी 20 लाख करोड़ का माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत बड़ा पैकेज दिया है। इसके अंतर्गत भी राज्यों के अंतर्गत चाहे हमारे एग्रीकल्चर की बात हो, चाहे हमारे एमएसएमई की बात हो, चाहे इंडस्ट्री की बात हो, चाहे जो भी सेक्टर इसमें संभावना में है उसमें सब में उन्होंने वो छूट इस प्रकार से दी है। तो आने वाले समय में चाहे भारत सरकार का बड़ा पैकेज हो, राज्य सरकार के द्वारा जो अन्य योजनाएं हैं उनकी बात हो, तो हम इन लोगों को ये इस प्रकार का काउंसलिंग करके, बातचीत करके हम प्रयास करेंगे कि इनमें से यदि कुछ लोग भी अपनी इंडस्ट्री, छोटा संस्थान खोलते हैं तो वो बहुत बड़ा एक रोजगार का संसाधन बन सकता है। जी मदन कौशिक जी, आप एबीपी गंगा के साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो महत्वपूर्ण बातें बताई हैं कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक जी ने, और उनका यही कहना, पहले तो हेमकुंड साहिब की यात्रा पर मदन कौशिक कैबिनेट मंत्री ने बयान दिया है। उनका यह कहना है कि फिलहाल धार्मिक यात्राएं नहीं होंगी, धार्मिक यात्राएं फिलहाल अभी शुरू नहीं हो पाएंगी, और इसके पीछे की वजह केंद्र की गाइडलाइन भी है। दूसरा, आने वाले वक्त में इस पर विचार जरूर किया जाएगा कि जो 4 धाम यात्राएं हैं वो शुरू हो पाएंगी या नहीं। दूसरा, रोजगार को लेकर उन्होंने बताया कि रोजगार को लेकर वो काम कर रहे हैं। इंटर स्टेट बसेस चलेंगी या नहीं, उस पर अब दूसरे राज्यों से वो बात करेंगे। खबरों में आगे बढ़ रहे, मसूरी में एक युवक ने पीट कर बुजुर्ग की हत्या कर दी। घायल बुजुर्ग को पुलिस अस्पताल लेकर पहुंची, मगर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार होने की कोशिश कर रहा था, जिसमें वो बुरी तरह से घायल भी हुआ है। इस दौरान पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि इस वारदात को आपसी रंजिश के चलते अंजाम दिया गया। चिल्लाने शुरू हो गया, थोड़ी देर में जो है फिर इधर भी हल्ला करने लग गए। अब इसने हल्ला करते समय इधर को छलांग मारी। अब छलांग मारी तो यहाँ से लोकल लोगों ने पकड़ा, तब तक मैं भी आ गया। मैंने कौन है ये, क्या है? अरे कि इसने बुड्ढे को मार दिया। मैंने कहा जान से या जो भी है, मैं मौके पे नहीं गया। फिर मैंने कहा इसको पकड़ो और ऊपर ले चलो जहाँ है इसका, कि घर इसका ऊपर है। मुझे नहीं था पता कि कौन है वो, पप्पू पप्पू जो भी है। फिर वापस ले गया, फिर वहाँ से छूटा ये उनके हाथ से, इस छत में आया चद्दर के ऊपर, वहाँ से छलांग मारी। अब छलांग मारी तो यहाँ पेड़ के पास। और सुनील सोनकर हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सुनील, चूंकि आरोपी गिरफ्तार हो चुका है, तो क्या विवाद हुआ था इन लोगों के बीच में, किसने बुजुर्ग की हत्या कर दी, क्या पता चल पाया?
राजीव, देखिए अभी अगर पुलिस की बात करी जाए तो स्पष्ट रूप से कोई यहाँ पर अभी जानकारी नहीं मिल पाई है। ये बताया जा रहा है, जो हमने पड़ोसी से बात करी, कि रोज ही खाते पीते थे ये बुजुर्ग और ये कुछ युवक, और कल इसके द्वारा कोई बकरी बेची गई थी और उसके बाद कुछ पैसा उसके पास था और उसके बाद ये खाने पीने चले गए। तो हो सकता है कि उसी दौरान कुछ इनके आपसी विवाद हुआ होगा और युवक ने इस बुजुर्ग की लाठी, डंडे और पत्थरों से मार मार कर इसकी हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है और पुलिस ने जो शव है उसको अपने कब्जे में ले लिया है। और आरोपी क्योंकि घायल है, क्योंकि वो काफी ऊपर से कूदा था भागने के लिए, तो वो भी घायल है। तो पुलिस उसका पहले प्राथमिक उपचार करा रही है और उसके बाद ही पूरी ठीक है, उसके बाद उससे पूछताछ की जाएगी। सुनील, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। खबर अब रुड़की से, और बड़ी खबर, लॉकडाउन के पहले ही दिन बड़ी वारदात हुई है और जमीन विवाद में गोली चली है रुड़की में। रुड़की से ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। लॉकडाउन के चौथे फेज के पहले दिन बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। जमीन विवाद में गोली चलाई गई है, दो पक्षों के बीच में यहां गोलियां चली है और गोली लगने से एक शख्स घायल भी हो गया है। एक युवक घायल भी हुआ है गोली लगने से। झबरेड़ा थाना इलाके का मामला है, जहां जमीनी विवाद में गोली चली है और एक युवक इसमें घायल हुआ है। एक युवक को गोली लगी है, जख्मी हुआ है, अस्पताल पहुंचाया गया उसको। जमीनी विवाद में ये गोली चली है, ये आपस में जमीनी विवाद में भिड़े और फिर गोली चली। पौड़ी में एनजीटी के नियमों का मखौल उड़ाया जा रहा है। नगर पालिका की ओर से पौड़ी श्रीनगर नेशनल हाईवे के पास शहर का कूड़ा इकट्ठा किया गया है और इस कूड़े के ढेर में आग लगाकर ही इसे नष्ट किया जा रहा है। पिछले 3 दिनों से कूड़े के ढेर में आग लगी हुई है। इसके धुएं से पर्यावरण को तो खासा नुकसान हो ही रहा है, साथ ही साथ लोगों की समस्याएं भी बढ़ गई। हालांकि पालिका का यह कहना है कि कूड़े में आग किसी अज्ञात ने लगाई है। कि इनकी ज़मीन एक अप्रूव हो गई थी, लेकिन वो एनजीटी ने उस पर रोक लगा दी थी और अब उसमें एक प्रोसेस और चल रहा है कि वो नई ज़मीन ढूंढें। जैसे वो नई ज़मीन मिलती है तो उसके हिसाब से जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के जितने भी काम होने हैं, ट्रेंचिंग ग्राउंड या फिर उसकी व्यवस्था वो लोग करने जा रहे हैं। चले फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बड़कोट में 108 एम्बुलेंस सेवा के खराब होने की वजह से एक मरीज की जान बड़ी मुश्किल से बच पाई। बताया जा रहा है कि मरीज के तीमारदारों ने एम्बुलेंस को फोन किया था, मगर एम्बुलेंस कर्मी ने एम्बुलेंस को खराब बताया और पुरोला 108 एम्बुलेंस के चालक की तबीयत खराब बताकर सुविधा देने के लिए मना कर दिया। किसी तरह स्थानीय लोगों ने 1 बजे कोविड-19 में लगी सीएचसी की एम्बुलेंस को मरीज को देहरादून हायर सेंटर उसके जरिए भेजा। 1.5 घंटे पहले किया था 108 को फ़ोन, अब भी 1.5 घंटे बाद फिर फ़ोन किया, उन लोगों का कोई यही नहीं आया उधर से कि वो फ़ोन करे या कुछ। फिर 1.5 घंटे बाद फ़ोन किया, वो बोल रहे कि सुविधा नहीं है उपलब्ध अभी। अब बच्ची इतनी बीमार थी, हम नंगे पैर आ गए घर से। अल्मोड़ा में दूसरे राज्यों से लौटने वाले प्रवासी लोगों को कैसे क्वारंटीन करना है, इसे लेकर ग्रामीणों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। विधायक और डिप्टी स्पीकर रघुनाथ सिंह चौहान जब कोरोना जागरूकता को लेकर अपने विधानसभा इलाके के नैनी गांव में पहुंचे तो उन्हें लोगों की नाराजगी झेलनी पड़ी। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें गांव में होम क्वारंटीन कैसे कराना है, इसे लेकर कोई भी जानकारी नहीं है। उधम सिंह नगर की सीमांत तहसील खटीमा में स्थानीय प्रशासन सब्जी मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न होने के कारण मंडी को बाजार से हटाकर शहर से बाहर शिफ्ट करने की तैयारी कर रहा है, मगर सब्जी विक्रेता इसका विरोध कर रहे हैं। तहसीलदार ने सब्जी विक्रेताओं को उनकी समस्याओं के समाधान की बात कही है। आप ऐसा है ना, इसकी छोड़ दीजिए, वो जिम्मेदारी मेरी। अगर 10 किलोमीटर पे भी मुझे चीज मिले मैं अभी रुको ना, बात तो एक एक करके बोलो, एक एक करके सब्जी सूख जाएगी तो पानी है, सब चीजें नहीं करता काम जब तक आसपास ऊपर की। उधम सिंह नगर के खटीमा में नेपाल बॉर्डर पर तैनात एसएसबी ने गरीब परिवारों की मदद की है। एसएसबी की तरफ से जरूरतमंद परिवारों को खाने पीने का सामान बांटा गया। एसएसबी ने ऐसे 30 परिवारों को सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ाते हुए राशन वितरित किया।
लोकल ग्रामीण जनता के हिसाब से और अपने जवानों को गांव में भेज करके सर्वे किया कि कई लोगों के घरों में 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही थी। तो हमने प्रयास किया, छानबीन करने के बाद गाँव वालों की मदद से ही हमने पता किया तो कोई इस तरह से गरीब जिसके घर में खाना नहीं बन रहा है, मजदूरी उसको नहीं मिल रही है, उनके पास अपना रहने का मकान मात्र सिर्फ झोपड़ी है, तो उसी घर में रह रहे थे। उनको छानबीन करने के बाद पता किया तो हमने उसके लिए थोड़ा सा एक प्रयास किया कि कुछ बहुत 2 वक्त की रोटी उनको मिल सके। तो कॉर्बेट नेशनल पार्क में शिकारियों से निपटने के लिए एसओजी टीम का गठन किया गया है। ये टीम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के सभी इलाकों में नजर रखेगी। टीम में पूर्व सैनिकों को भी जगह मिली है। कॉर्बेट नेशनल पार्क लॉकडाउन के चलते अभी बंद है और शिकारी लगातार कॉर्बेट नेशनल पार्क में घुसने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वन्य जीवों को निशाना बनाया जा सके। और इस टीम ने खुद कॉर्बेट नेशनल पार्क के निदेशक इसको लीड करेंगे। रामनगर टाइगर रिजर्व प्रभाग और कालागढ़ टाइगर रिजर्व प्रभाग दोनों में अलग अलग एसओजी गठित है। तो इनको पूरी तरह से रिवैम्प किया जा रहा है और एसओजी में इनकी आवश्यकता के हिसाब से अतिरिक्त इसमें स्टाफ एक्स आर्मी मैन भी इसमें तैनात किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए अग्रिम आदेशों तक एसओजी का मुख्यालय जो है उसको कालागढ़ शिफ्ट किया जा रहा है, क्योंकि विगत कुछ समय से लगातार कुछ अवैध शिकारियों के लगातार उस एरिया में प्रेजेंस की बात आ। टिहरी में लगातार स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही सामने आती रही है, जिसका उदाहरण नरेंद्र नगर में देखने को मिल रहा है। नरेंद्र नगर गंगोत्री यमुनोत्री यात्रा मार्ग का मुख्य पड़ाव है और यहाँ के श्रीदेव सुमन राजकीय संयुक्त चिकित्सालय में कई सालों से डॉक्टर की कमी है, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। डॉक्टरों की कमी के चलते मरीज इलाज के लिए ऋषिकेश और देहरादून जाने को मजबूर हैं। विशेषज्ञ चिकित्सकों की कुछ पोस्ट खाली हैं, जैसे फिजिशियन हैं, ईएनटी सर्जन हैं, जनरल सर्जन हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, स्किन स्पेशलिस्ट हैं। तो ये इस विशेषज्ञ हमारे चिकित्सालय में नहीं है। इस वजह से रोगियों के परीक्षण में कभी दिक्कत होती है। हाँ, इस संबंध में हमने महानिदेशालय से मांग की गई। हल्द्वानी के लाल कुआं में आज एक और स्पेशल ट्रेन प्रवासी लोगों को लेकर पहुंची और इस ट्रेन में करीब 1600 लोग उत्तराखंड से पहुंचे हैं। सूरत से ये प्रवासी पहुंचे हैं और उसके बाद अब जांच के बाद इनको इनके गृह जिलों के लिए भेजा जाएगा। तो 1600 लोग आए हैं और जांच के बाद इन सभी को अलग अलग जिलों में भेजा जाएगा। तो कोई कुमाऊं क्षेत्र से है तो कोई गढ़वाल से है, तो सूरत से ये लोग पहुंचे हैं और सभी के चेहरों पर खुशी। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एबीपी गंगा पर। और ट्रेन पहुंचते हैं, उसके बाद सैनिटाइजेशन का काम भी वहां पर शुरू हो जाता है। सभी को जहां पर जांच उनकी होनी है उस सेंटर तक लाया जाता है और उस सेंटर को भी जो है पहले सैनिटाइज किया जाता है। तो पूरी व्यवस्थित तरीके से सभी को लाया जा रहा है। तो पौड़ी से सटे कोट ब्लॉक के पीपल कोठी गांव में 2 महिलाओं पर भालू ने हमला कर दिया। दोनों महिलाएं घास लेने के लिए जंगल में गई हुई थी, जहां पर घात लगाकर बैठा भालू ने उन पर हमला कर दिया। दोनों महिलाओं पर ही जानलेवा हमला किया गया। हमले में दोनों महिलाएं गंभीर रूप से घायल हुई हैं, जिनको उपचार के लिए जिला अस्पताल पौड़ी लाया गया। दोनों घायलों में से एक घायल महिला की अवस्था काफी गंभीर बताई जा रही है। वन क्षेत्राधिकारी ने बताया कि संबंधित क्षेत्र में गश्त बढ़ा दी गई है और भालू को उस क्षेत्र से भगाने की कोशिश भी जारी है। आज सुबह सुबह तड़के क्षेत्रीय महिलाएं जैसे घास लेने जाती थी 8:30-9 बजे के लगभग, तो 3 महिलाएं ग्राम पिपला कोटी की घास लेने निकट ही आधा किलोमीटर दूर जंगल में गई थी। अचानक तीनों के ऊपर भालू ने हमला कर दिया, जिसमें से एक किसी तरह भाग गई और 2 पे भालू ने झपटा मार दिया, जिसमें एक महिला बुरी तरह
घायल हो चुकी हैं, वह उनका ट्रीटमेंट जिला चिकित्सालय पौड़ी में चल रहा है। महिलाओं को घायल किया गया है वो अस्पताल में है, उनका यहाँ पर प्राथमिक उपचार चल रहा है और महिलाओं की स्थिति प्रथम दृष्टया देखने पर स्टेबल लग रही है और इलाज के बाद ही वो स्थिति क्लियर हो पाएगी। तो उत्तराखंड प्राइम में फिलहाल इतना ही, लेकिन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।